आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे अंडरस्टैंडिंग इंडिया का यूनिट 5 जिसका नाम है समकालीन भारत का निर्माण। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का यूनिट 5 है और इससे पहले यूनिट 4 तक कंप्लीट हो चुका है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस, इसके बाद यूनिट 1, 2, 3, 4 ये सारी चीज़ें जो है एग्ज़ाम डी के प्लेलिस्ट में अंडरस्टैंडिंग इंडिया नाम का एक सेक्शन है, उसमें आपको मिल जाएगा। और अभी जो हम लोग समझेंगे उसमें 4 पार्ट हैं। पहला आपका हो गया स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, दूसरा हो गया भारतीय संविधान का निर्माण, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, तीसरा भारत की विदेश नीति जिसमें 2 तत्व है, गुटनिरपेक्षता और पंचशील, चौथा झारखंड में पेशा के विशेष संदर्भ में भारत में पंचायती राज। तो ये चीज़ें इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है, यानी कि इसी वीडियो लेक्चर में इंग्लिश में भी उपलब्ध है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इसको हिंदी को समझ लीजिए, उसके बाद इसके नीचे ठीक आपको इंग्लिश मिल जाएगा। देखिए ये हिंदी में लिखा हुआ है और इसके ठीक नीचे आपको जो है जैसे ही हिंदी ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर इंग्लिश में आपको मिलेगा, और वो ये है, ये वाला इंग्लिश वाला है, मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो इसमें आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है कि इंग्लिश में ये चीज़ उपलब्ध नहीं है, इंग्लिश में भी है, बस आपको ध्यान से सुनना है और लास्ट तक जो है उसको देखना है। तो देखिए समझा देते हैं हिंदी में, और इंग्लिश वाला भी उसी का अनुवाद है, तो ये आराम से समझ में आपको आ जाएगा। तो हम लोग हिंदी को समझते हैं और फिर इंग्लिश वाला को लास्ट में देखेंगे। तो ये रहा हिंदी का, ये हमारे 4 पॉइंट्स 4 पार्ट्स हैं इसके। अब इसमें सबसे पहला जो पार्ट आ रहा है वो है स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ये ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सबसे पहला पॉइंट है। स्वतंत्रता संग्राम में क्या बताया गया है? स्वतंत्रता संग्राम में ये बताया गया है कि जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन भारत पर चल रही थी तो भारत में कुछ ऐसे नेता थे जो कि एक अपना पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके तहत सारे नेता एकजुट होंगे और अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे, क्योंकि अंग्रेज उस समय शक्तिशाली थे और देश में जो भी नेता थे वो एकजुट नहीं थे। तो एकजुट होने के लिए एक पार्टी का होना ज़रूरी था। 1885 में एक अंग्रेज़ जिसका नाम था A.O. ह्यूम, वो कांग्रेस पार्टी की स्थापना करता है भारत में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे INC कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करता है। और इसी पार्टी में बहुत सारे नेता आते हैं बाद में, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सारे नेता जो है कांग्रेस पार्टी में आते हैं। और यही कांग्रेस पार्टी आगे जाके भारत को आज़ादी दिलाती है 1947 में। यानी कि हालांकि योगदान सबका था, लेकिन उस समय एकमात्र पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, तो आज़ादी का जो श्रेय जाता है वो पार्टी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को ही जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे महा बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी भी थे जो कि पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे, अपना अलग से कोशिश कर रहे थे कि अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, भारतीयों को एकजुट करने और स्वशासन की मांग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और प्रारंभिक चरण में औपनिवेशिक ढांचे के भीतर राजनीतिक सुधार और प्रतिनिधित्व पर वो केंद्रित था। यानी कि प्रारंभिक चरण में जो औपनिवेशिक ढांचा था ना, उसके भीतर में राजनीतिक सुधार होना जरूरी था, क्योंकि अंग्रेज सारी चीज़ों को अपने अनुसार चला रहे थे। उसमें भारत के लोगों की भागीदारी बहुत कम थी, और कांग्रेस का यही सबसे बड़ा मुद्दा था कि भारत में अंग्रेज हैं तो अंग्रेज़ों को अपने बहुत सारे जगहों पर भारतीयों को रखना पड़ेगा, क्योंकि उनका वहाँ पर कुछ भी योगदान नहीं है, सारा निर्णय अंग्रेज लेते हैं, जबकि निवासी भारत के हैं और उन पर निर्णय कोई बाहरी ले रहे हैं। तो इस वजह से कांग्रेस ने जो है इसका विरोध किया, और ये विरोध आगे बढ़कर जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन पकड़ लिया।
तो यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर है, वो है 1905 में बंगाल विभाजन। अगर आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों ने एक नीति के तहत जो है बंगाल में कब्जा किया था, बांटो और राज करो, यानी कि बंगाल को अलग अलग हिस्सों में बांटा और फिर उस पर राज करना चालू किया। और इसी के वजह से महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, ठीक है। और उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे प्रमुख हस्तियां थे जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में अपना नेतृत्व दिया। आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और बहुत सारे ऐसे आंदोलन थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का अहिंसा दर्शन स्वतंत्रता के संग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण बन गया और नमक मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन जैसी प्रमुख घटनाओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोकप्रिय प्रतिरोध की ताकत का प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, उसमें एक नमक यात्रा वाला जिसे दांडी मार्च कहते हैं 1930 में चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो ये सारे आंदोलन जो थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन को चुनौती दे रहे थे कि भारत से उनको अब चले जाना होगा क्योंकि भारत के लोग जागरूक हो चुके हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत बड़ा योगदान था, कांग्रेस का योगदान था और बहुत सारे क्रांतिकारी नेताओं का योगदान था। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, ठीक है, सुखदेव, राजगुरु, ये सबका योगदान था भारत को स्वतंत्र करने में। और ये जो स्वतंत्रता का संग्राम था वो 1885 जब कांग्रेस की स्थापना हुई से लेकर 1947 तक चला। उस समय एकमात्र पार्टी कांग्रेस बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी थी और बहुत जितने भी बड़े नेता थे, जितने भी लोकप्रिय नेता थे, वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी में थे। तो इसलिए कांग्रेस पर जो है योगदान जाता है कि कांग्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब सेकंड वाला अगर आप देखेंगे तो वो है भारतीय संविधान का निर्माण, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। तो 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद एक संविधान की ज़रूरत महसूस हुई और उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए संविधान का एक मसौदा तैयार किया गया 1946 में। और 1946 में भारत की संविधान सभा की स्थापना की गई। तो भारत की संविधान सभा की स्थापना कब होती है? 1946 को। और ये संविधान सभा जब स्थापना हुआ तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने क्या किया, एक ऐसा संविधान बनाने के लिए उनको काम पे लगाया कि जो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान हो। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। उन्होंने 3 वर्षों तक अथक प्रयास किया, लोकतांत्रिक सिद्धांत, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने वाले कानूनों की खोज की। उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों की यात्राएं की, वहाँ के संविधान को समझा और वहाँ पर जो जो अच्छी चीज़ें उनको मिली सबको उन्होंने जो है उठा लिए और उसको जो है भारत के संविधान में उसको लगा दिया। तो इस प्रकार से भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तो ये भारत के संविधान बनाने में B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के संविधान में प्रत्येक नागरिक को गारंटीकृत मौलिक अधिकार की विस्तृत सूची मिलती है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार जो है 6 हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। इन अधिकार में कौन कौन सी चीज़ें आती है? इनमें आती है समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और आपके व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार। ऐसे अधिकार आते हैं आपके मौलिक अधिकार में। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य होते हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 होती है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी होती है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या होती है आपकी 11। और इनमें आपको राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान, सद्भाव को बढ़ावा देना, देश की विरासत को संरक्षित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये सारी चीज़ें शामिल है। तो कोई देश जब आपको बेनिफिट देती है, जब आपको कोई अधिकार देती है तो वो मौलिक अधिकार कहलाती है। ये हो गए 6। भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं। और जब कोई देश आपसे उम्मीद करता है कि आप उसके लिए कुछ करें तो वो होता है कर्तव्य, और कर्तव्य हो गए 11। यानी मौलिक अधिकार की संख्या हो गई 6 और मौलिक कर्तव्य की संख्या हो गई 11। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरा जो इसका जो पार्ट है, भारत की विदेश नीति, मुख्य तत्व, गुटनिरपेक्षता और पंचशील। तो भारत की विदेश नीति जब शुरू हुई थी, ये हुई थी शीत युद्ध के टाइम में, जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था। ठीक है, आप लोगों को पता होगा शीत युद्ध के बारे में। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि शीत युद्ध जो है उसमें
दुनिया दो गुटों में बट गई थी और उसमें एक गुट था आपका अमेरिका, एक था आपका सोवियत संघ, जिसे रूस के नाम से भी जाना जाता है। तो सारे देशों पर यह दबाव था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दबाव था कि आपको दोनों में से किसी एक ध्रुव में शामिल होना होगा। लेकिन भारत के वर्तमान उस समय के जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसका विरोध किया और अपना खुद का एक सिद्धांत बनाया और उस सिद्धांत के बल पर उन्होंने एक अलग आंदोलन चलाया जिसका नाम था गुट निरपेक्षता आंदोलन, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। और इस आंदोलन में बहुत सारे देश धीरे धीरे उसमें शामिल हुए। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद बताया जा रहा है कि गुट निरपेक्षता ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ना तो अमेरिका के पास जाएगा ना तो सोवियत संघ के पास जाएगा, बल्कि ये उन पर ये इस बात की जो है उनको एक प्रकार से राय देगा कि युद्ध करना किसी भी देश के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं होता है, क्योंकि युद्ध से सिर्फ नुकसान होते हैं, ठीक है। और युद्ध कभी ख़त्म नहीं होता, जैसे बदला कभी ख़त्म नहीं हो तो इसे युद्ध कभी ख़त्म नहीं, तो बात बात पे चलते रहेंगे। पंचशील की अगर बात करें तो जिसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है, भारत की विदेश नीति का आधार है। और ये सिद्धांत 1954 ये सिद्धांत कब 1954 में भारत और चीन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए थे। कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान रखना, कोई भी देश दूसरे देश का सम्मान करेगा। इसके बाद दूसरा आता है गैर आक्रामकता, यानी कि देश को एक दूसरे के खिलाफ बल का प्रयोग और धमकी से बचना होगा, यानी कि जानबूझकर कोई देश बेवजह किसी पर आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। अगर कोई देश अपना देश के भीतर कोई निर्णय लेता है तो बाहरी देश को कोई पावर नहीं कि आके वो निर्णय को बदले। इसके बाद अगर हम लोग चौथा पॉइंट को देखें, समानता और पारस्परिक लाभ है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सभी पहलुओं में समानता और पारस्परिक लाभ को बढ़ावा देना। और लास्ट वाला है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी कि शांतिपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करना और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना। तो इन सिद्धांतों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति भारत के दृष्टिकोण को निर्देशित किया, जिसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, कूटनीति और बातचीत के माध्यम से संघर्ष के समाधान पर जोर दिया गया। भारत हमेशा बातचीत के आधार पर ही किसी भी युद्ध को जो है समाधान करने की कोशिश करता है। अब हम लोग का जो आखिरी पाठ है वो है झारखंड में पेशा के विशेष संदर्भ में भारत में पंचायती राज। अब पेशा क्या है इसको थोड़ा समझिए, ठीक है। पेशा है PESA, पेशा, यानी कि ये जो पेशा है इसका मतलब है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार। तो पंचायती राज भारत में स्थानीय सुशासन की प्रणाली लागू की गई और गांव, जिला ये सब मामले में जो है इसको नियंत्रित करने का अधिकार दे दिया गया और सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ और ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र सुनिश्चित हुआ। 1992 में एक संविधान संशोधन के रूप में इसे पेश किया गया और ये है पेशा कानून। इसके भीतर ये प्रावधान था कि भारत में जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ पर आदिवासी रहते हैं तो उनकी अपनी जो है स्वशासन इकाई होगी। जैसे झारखंड पूर्वी भारत में एक महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाला राज्य है, इसमें जनजाति समुदाय रहते हैं और आवश्यकता चिंताओं की संबोधित करने के लिए पेशा कानून लागू किया गया है। और पेशा के तहत झारखंड में आदिवासी समुदायों को अपने क्षेत्रों के भीतर भूमि, प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित मामलों में स्वशासन और निर्णय लेने का अधिकार है। देखिए अपने समुदाय को अपने क्षेत्र के भीतर में आप प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित मसलों एवं स्वशासन पर निर्णय ले सकते हैं। ग्राम सभा, जिसमें गांव के सभी बड़े लोग शामिल होते हैं, निर्णय लेते हैं, ठीक है। और पेशा आदिवासी समुदाय और भूमि और संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। ये उन्हें प्राकृतिक संसाधनों को विनियमित और प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। तो हम लोगों ने ये समझा कि मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं। ये देखिए पार्ट है, यहाँ पे 4 पार्ट दिया गया है। इसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ा, तो फ्रीडम स्ट्रगल ये वाला हो गया, आप इसे लिख लीजिए। इसके बाद 2 नंबर में हम लोगों ने फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा, इसको लिख लीजिएगा। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ा, कौन कौन से विदेश नीति हैं। और फाइनली हम लोग ने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ा और झारखंड में पेशा के संदर्भ में पढ़ा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग का यूनिट 5 कंप्लीट होता है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाएंगे और ये वाला पॉइंट तो मैंने समझा दिया आपको। अगर इस पॉइंट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे
पूछिए, ताकि आपको जो डाउट है वो चीज़ को मैं क्लियर कर सकूं। क्योंकि जब कोई भी चीज़ मैं पढ़ाता हूं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ डाउट होगा, तो आप उस डाउट को ज़रूर पूछिए, ठीक है। और इसी के साथ जो है हम लोग अपनी पढ़ाई को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एग्ज़ाम दी तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम की।